टॉपिक शुरू करें। एसी सर्किट में अभी तक आपने दो चीजें सीखी, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या होती थी इनकी इक्वेशंस? इंस्टेंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा। ये तब होता था जब दोनों सेम फेज में है, जब दोनों सेम फेज में। अगर इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है तो वोल्टेज तो ऐसे ही रहता था। आई में क्या चेंज आता था? आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। प्लस फाइव भी लिख सकते हैं, माइनस फाइव। फाइव यहां कोई भी एंगल हो सकता है, जरूरी नहीं है 90। ठीक है, तो फिलहाल हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं कि एक एसी सर्किट है, उस सर्किट को हमने क्या दिया? वोल्टेज कितना, उसकी वजह से क्या फ्लो हुआ? करंट। क्या वोल्टेज और करंट सेम फेज में है? नहीं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, इस बिहाफ पर इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। मालूम है सबको? P इक्वल V की जगह V नॉट साइन ओमेगा, I की जगह साइन ओमेगा। क्या यहां फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? कौन सा? साइन ए प्लस बी। क्या आएगा? इंटू आई साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस इंटू साइन बी। यही होता है बेटा। इंटू में cos फाइव इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसके बाद प्लस आई नॉट बी नॉट साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी।
बताइए क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब सुनिएगा, ये किसका फॉर्मूला आ गया फिलहाल? इंस्टेंटेनियस पावर का। और कुछ तो इसमें हो नहीं पा रहा अभी, ट्रिग्नोमेट्री का और कोई फॉर्मूला फिलहाल अप्लाई नहीं। तो ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। हमें क्या चाहिए? आपको याद हो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन करके। तो अब इसका हमें क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। यहां तक एक बार देख लीजिए, जो डाउट हो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको इरेज करके आगे चलते। देखिए हमें क्या निकालना? पी एवरेज इन वन साइकिल। तो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? 1/t इंटीग्रल 0 से t p इंटू डी। जब कोई वैल्यू इंस्टेंटेनियस हो तो उसका एवरेज इस फॉर्मूले से निकलता है। 1/t इंटीग्रल 0 से t, t की जगह v0 i0 cos y इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस v0 i0 साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये पूरी किसकी वैल्यू आ गई? ई की। इंटू में क्या चल रहा है? डी टी। इतना आपकी समझ में आया? अब बताइए कौन कौन इंटीग्रेशन से बाहर आएगा? अब देखिए, वी नॉट बाहर आएगा, आई नॉट बाहर आएगा, अपॉन में क्या है? टी। ठीक। इंटीग्रल 0 से टी, ध्यान से समझिएगा आप, 0 से टी कॉस फाई इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। क्या किया मैं? वी नॉट आई नॉट को दोनों जगह से क्या निकाल दिया? बाहर। इंटीग्रेशन को एक बार इसके साथ करूंगा, फिर इंटीग्रेशन को एक बार इसके साथ, तो प्लस 0 से टी, क्या बचा यहां पे? साइन फाई इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी। बताइए ये लाइन आपकी समझ में आई? कहीं कोई दिक्कत नहीं? यहां से कौन बाहर आएगा? और यहां से वी नॉट आई नॉट बाय टी बाहर निकाला, कॉस फाई 0 से टी। बेटा क्या साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है?
तो क्या लिख लें इसे, cos 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी प्लस, यहां कौन बाहर आया, यहां क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये किया मल्टीप्लाई इनटू में dt और 2 से ही क्या किया डिवाइड। क्लियर। अब यहां क्या होगा, ये 2 कहां आएगा बाहर, बाकी का हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहां क्या होगा, ये क्या बनेगा साइन 2 ओमेगा, फिर इसका होगा इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले क्या करें, v नॉट आई नॉट बाय टी सबसे बाहर, cos फाइव बाय 2 इंटीग्रल 1 इंटू डी टी क्या हो जाएगा टी माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बाय 2 ओमेगा, लिमिट, इसका काम खत्म हो गया, प्लस साइन फाइव बाय 2, ये क्या है साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का cos 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा, लिमिट 0 से t। ये लाइन सबकी समझ में आई। अब अप्लाई करेंगे लिमिट, v नॉट आई नॉट बाय टी cos 5 बाय 2, बोलिए स्मॉल टी को कौन रिप्लेस करिएगा कैपिटल टी, यहां भी कैपिटल टी बाय 2 ओमेगा, अपर लिमिट हो गई, माइनस, अब स्मॉल टी को कौन रिप्लेस करिएगा 0, यहां साइन 0 0, खत्म हो गई लोअर लिमिट, प्लस साइन 5 बाय 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन 5 बाय 2 की जगह कितना ओमेगा 4 ओमेगा, यहां लिमिट अप्लाई करो, cos 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस cos 0, बताइए क्लियर है या नहीं। अब बोलिए cos 5 बाय 2 टी माइनस ओमेगा टी को क्या लिखेंगे 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई बाय 2 ओमेगा माइनस साइन 5 बाय 4 ओमेगा, इसको भी क्या लिखेंगे 2 पाई, तो
cos 4 पाई, cos 0 की वैल्यू इतना क्लियर। V नॉट I नॉट बाय टी cos 5 बाय 2। साइन का कोई भी इवन एंगल हो, वैल्यू क्या होती है? ठीक है, अब कोई बताएगा cos 4 पाई की वैल्यू? cos 4 पाई होता है 1, तो 1, ये भी 0 पूरा, तो कुल मिला के क्या आया? V नॉट I नॉट बाय टी cos 5 बाय 2, यही आया। अब क्या कैंसिल हो रहा? तो एक कंप्लीट साइकिल में पावर का एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू V नॉट I नॉट cos 5। एक फॉर्मूला तो ये है, कहीं कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। नहीं, अब इसी फॉर्मूले में हम एक काम करेंगे, V नॉट बाय √2 I नॉट बाय √2 इंटू cos 5। क्या फायदा हुआ ऐसा करने से? इस चैप्टर में आपने पढ़ा है V नॉट बाय √2 क्या होता है? VRM, ये IRM इंटू में cos 5। तो एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर का ये बेसिक फॉर्मूला, VRMS इंटू IRMS इंटू cos 5। फॉर एन एग्जाम्पल, अब देखना इसका यूज क्या है। मैं आपसे कहूं रेजिस्टिव सर्किट है, याद है रेजिस्टिव सर्किट, अकेला रेजिस्टेंस लगा होता है। रेजिस्टिव सर्किट में V और I के बीच में एंगल कितना होता था? 0, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते थे। फाई क्या होता था? 0। ठीक, तो जब एक रेजिस्टिव सर्किट में करंट फ्लो होता है तो एवरेज पावर कितना रहता है? VRMS इंटू IRMS। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एक रेजिस्टिव सर्किट में पावर का एवरेज फॉर्मूला है VI, रेजिस्टिव सर्किट। अब अगर रेजिस्टिव की जगह क्या हो? कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट में V और I के बीच में एंगल कितना होता है? 90 पाई बाय 2। एवरेज पावर क्या आएगा? VRMS इंटू IRMS इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। यानी कि एक कैपेसिटिव सर्किट में जब AC फ्लो होगा तो कोई पावर डिके
नहीं होगा, पूरी एनर्जी यूज होगी। ये बात हो गई किसकी? कैपेसिटर। इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा? मेरे ख्याल से उसमें भी सेम होगा, क्योंकि उसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल 90 होता है। ऐसा कुछ होता है, देखो ये जा रहा वोल्टेज और या यहां आई लेते थे तो यहां V, एंगल होता था 90, तो यहां भी P एवरेज क्या आएगा? तो ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवरेज पावर कौन कौन से सर्किट्स में 0 होगा, या फाइंड एवरेज पावर इन कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट। ये क्लियर है?